हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग नीट पर। और जैसा कि आपको पता है, शाम को 5 बजे की आपकी जो क्लास होती है वो होती है सीटेट एमपीटेट स्पेशल क्लास। में ज़्यादा क्लासेस आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करती हूँ, अपनी तरफ से एफर्ट भी करती हूँ, लेकिन देखिए आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। तो प्लीज़ थोड़ा सा कर दिया करिए सपोर्ट। एंड हाँ, सीटेट का जो एग्ज़ाम है उसको लेकर अभी क्या है कि ऑफिशियल वेबसाइट से उसकी क्योंकि डेट हटा दी गई है, तो इससे एक चीज़ बहुत ही साफ समझ में आ रही है कि 5 जुलाई को एग्ज़ाम नहीं होगा। ये बात बहुत क्लियरली समझ में आ रही है इससे। और मैंने भी पहले एक बार कहा भी था स्टार्टिंग में कि 5 जुलाई में हो सकता है, मुश्किल ही है, हो सकता है कि पोस्टपोन और जुलाई के ही लास्ट वीक तक में एग्ज़ाम कराया जाए। उसका एक रीज़न जो उस टाइम पे मैंने कहा था वो ये था, जो मैंने सोच के कहा था, क्योंकि सीबीएसई के एग्ज़ाम्स होने वाला है, आपको पता है जुलाई में ही है। और सीबीएसई के एग्ज़ाम सीबीएसई स्कूल में ही होते हैं, जबकि सीटेट एग्ज़ाम का सेंटर भी सीबीएसई स्कूल में होता है। तो यही एक चीज़ मुझे ऐसा लग रहा था कि 5 जुलाई को पॉसिबल नहीं हो पाएगा। बट जो भी है ऑफिशियल जैसे ही आएगा तो बताया जाएगा। फिलहाल चलिए स्टार्ट करेंगे, प्रिपरेशन स्टार्ट कर ही रही है, क्योंकि बहुत डिले नहीं करेगा सीबीएसई सीटेट का एग्ज़ाम। हार्डली ये जुलाई लास्ट तक ले जाएगा या अगस्त फर्स्ट वीक में करा देगा जहाँ तक है, क्योंकि इसी ईयर में इसको दोबारा भी एग्ज़ाम एक बार कराना है, ठीक है। और अगर वो साल में सिर्फ एक बार कराता है तो उसमें ऑब्वियसली उसका लॉस है, क्योंकि लाखों की संख्या में लोग फॉर्म भरते हैं, तो आपको पता ही है फिर। खैर चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन बिना टाइम वेस्ट किए। जितने भी लोग जुड़ चुके हैं रिप्लाई करने के लिए रेडी हो जाइए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन लोकतंत्रीकरण की तीसरी लहर के विषय में सत्य है? आज के प्रश्न थोड़े अच्छे हैं, ध्यान से करिएगा। यह 19वीं शताब्दी के मध्य में हुई थी। इसे पूर्वी यूरोप और पूर्व सोवियत संघ में कम्युनिस्ट सत्तावादी शासन के बदलाव में शामिल नहीं किया गया। इसे 1990 के दशक में अफ्रीका में लोकतांत्रिक सरकारों के प्रसार को शामिल किया गया। यह केवल मुक्त लोकतांत्रिक संक्रमण में शामिल थे। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे सत्य वाला कथन है, तो यह 19वीं शताब्दी के मध्य में हुई थी। ये वाला जो कथन है आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है। ये इतिहास में लोकतंत्र का तीसरा प्रमुख चरण था। और इसे प्रतिपादित किसने किया था, ये आ सकता है। तो इसे प्रतिपादित किया था सैमुएल्सन पी हटिंगटन ने। हटिंगटन आप याद कर लीजिए तो वैसे भी याद रहेगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित शहरों में से किसमें अशोक का शिलालेख नहीं है? लुम्बिनी, कलसी, गिरनार, कामरूप। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होता है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर 4, कामरूप। सरकार के विभिन्न रूपों में से किस रूप के अंतर्गत आमतौर पर केंद्रीय विधायिका द्विसदनीय होती है? राजशाही, संघीय, अराजकतावाद या कुलीन तंत्र? कौन सरकार का कौन सा रूप है जिसके अंतर्गत जनरली केंद्रीय विधायिका जो है वो द्विसदनीय होती है? तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाता है आपका इस प्रश्न के लिए वो होती है आपकी बेसिकली, तो यहाँ पे देखिए संघीय प्रणाली, ठीक है। संघीय प्रणाली जो होती है उसके अंतर्गत केंद्रीय विधायिका जनरली द्विसदनीय होती है, और इसमें राष्ट्रीय स्तर पर भी 2 विधायिका होती हैं। अगला देख लेते हैं चलिए। मौर्य साम्राज्य के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन आवरण के रूप में महत्वपूर्ण थे? प्रश्न समझ लिया। उत्तर पश्चिम, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्व या दक्षिण पूर्व? चलिए देख लेंगे। आपका इस प्रश्न के लिए जो सही उत्तर होता है वो होता है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तर पश्चिम। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेसिकली कंधार और तक्षशिला ये सारे जो है उत्तर पश्चिम शहर आवरण से जुड़े हुए थे मौर्य साम्राज्य में। निम्न में से किसे क्षोभ मंडल की सर्वोच्च परत कहा जाता है, यानी सबसे ऊंची परत? तापीय मंडल, आयन क्षेत्र, क्षोभ मंडल या बहिर्मंडल? सर्वोच्च परत जो है वो पूछा जा रहा है। तो देखिए अगर बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा वायुमंडल की, अगर कुछ ऐसा पूछा जाता कि लगभग लगभग पृथ्वी का जो वायुमंडल है उसका सबसे ज़्यादा भाग किस में मंडल में है, तो सबसे ज़्यादा भाग जो है वो क्षोभ मंडल में है। और सबसे अगर बाहरी परत, सबसे ऊंची वाली परत कौन सी है ये पूछा जाता है, तो वो बहिर्मंडल यानी एग्जोस्फेयर होता है।
तो ठीक है, तो ये मैंने इसलिए हिंट किया है क्योंकि कुछ बुक्स में क्वेश्चन सेम है और उसमें आंसर ऐसा बताया है, जबकि यहाँ सर्वोच्च परत की बात हो रही है। सर्वाधिक भाग किस परत मंडल में पाया जाता है, ये प्रश्न नहीं है। तो इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर ऐसा कहीं आपको मिलता है तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। प्राचीन काल के मानव ने किसकी खेती सबसे पहले की थी? गेहूं और जौ, दलहन, ज्वार या चावल? तो बेसिकली गेहूं और जौ जो है उगाते थे, चावल जो है बाद में उगाना स्टार्ट किया था। लगभग 12,000 साल पहले लोगों ने स्टार्ट किया था, पशु पालना स्टार्ट किया था और फिर खेती करना स्टार्ट किया था। वह लोकतंत्र जिसमें सभी नागरिकों की सरकार बनाने में प्रत्यक्ष भागीदारी होती है क्या कहलाता है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, पूर्ण लोकतंत्र या प्रतिनिधि लोकतंत्र? आसान है ये तो, गेस करना भी आसान है। प्रत्यक्ष भागीदारी होती है प्रत्यक्ष लोकतंत्र में, तो ऑप्शन नंबर आपका ए ही सही होता है। एक बार वीडियो को प्लीज़ सभी लोग लाइक कर दिए और शेयर ज़रूर कर दिया करिए, क्योंकि सपोर्ट की मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, खासकर इस वक्त, क्योंकि आप भी जानते हैं एक हर सभी लगभग जो गवर्नमेंट टीचर्स नहीं हैं उनके लिए एक बहुत ही टफ टाइम ये चल रहा है, जो कोरोना जब से स्टार्ट हुआ है तब से, और अभी पता नहीं कब तक ये चलेगा। तो प्लीज़ सपोर्ट। एंड परिक्रमारत अंतरिक्ष यान से एक सेब बाहर छोड़ा जाए तो यह क्या होगा? पृथ्वी की ओर गिरेगा, यान के साथ ही उसी वेग से गमन करेगा, अधिक वेग से गमन करेगा या कम वेग से गमन करेगा? अच्छा प्रश्न है ये थोड़ा सा। कोई उपग्रह है, उससे एक पिंड जो मतलब कोई एक सेब या कोई भी ऐसी चीज़ है उसको बाहर छोड़ दिया जाए तो क्या होगा? क्योंकि आपको पता है अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण बल तो होता नहीं है, तो वस्तु क्या होती है उसमें? गतिहीन होती है। तो जिस वेग से फेंकी जाती है वो उसी वेग से गति करती रहती है। यानी अंतरिक्ष यान से सेब अगर हम फेंकते हैं तो वो यान के साथ उसी वेग से गति करेगा, है ना? यान के साथ उसी वेग से, क्योंकि जिस वेग से फेंका गया है उसी वेग के साथ वो गति करेगा। किसने कहा हमारे लिए शांति सिर्फ एक उत्कृष्ट उम्मीद नहीं है, यह आकस्मिक आवश्यकता है? बिल्कुल सही बात है ये। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने कहा है, या फिर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने, या फिर महात्मा गांधी जी ने? तो ये जो कथन है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी भी है और सही भी है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था अंतर्राष्ट्रीय शांति और अखंडता को प्रोत्साहित करते हुए ये कथन। भारत के उपराष्ट्रपति अध्यक्ष भी होते हैं, किसके अध्यक्ष होते हैं ये आपको बताना है? लोकसभा के, राज्यसभा के, योजना आयोग के या विशेषाधिकार समिति के? तो यहाँ पे उपराष्ट्रपति पूछा गया है। चलिए देख लेते हैं इस प्रश्न के लिए आपका सही उत्तर क्या हो जाता है। तो राज्यसभा इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। संविधान का जो अनुच्छेद 63 है उसके अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होने का उपबंध किया गया है, और ये जो है उपराष्ट्रपति का पद जो है अमेरिकी संविधान से लिया गया है। तो कभी कभी ये प्रश्न पूछा जाता है, तो स्रोत उसका है। और भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ये बहुत ही कन्फर्म्ड लाइन है और बहुत ज़्यादा बोली जाती है, रिपीटेड लाइन है, तो आपको याद होनी चाहिए। निम्न में से किस कालखंड को फलक संस्कृति की संज्ञा भी दी जाती है? पुरा पाषाण काल, नव पाषाण काल, मध्य पूर्व पाषाण काल या ताम्र पाषाण काल? तो देखिए जो मध्य पूर्व पाषाण काल था उस टाइम पे उसको जो है फलक उपकरणों की प्रधानता थी उस टाइम पे, इस वजह से इसको कहते हैं फलक संस्कृति। इसकी संज्ञा दी गई है, इसका नाम दिया गया है। नीले रंग के कुछ पाषाण खंड किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? सौराष्ट्र, भीमबेटका, बागन या सिरसा? मेरे ख्याल से एमपी टेट की प्रिपरेशन वालों को तो ये रटा होना चाहिए, सब चीज़ें, थोड़ी छोटी मोटी चीज़ें। चलिए देखेंगे, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होता है। हिंट भी मैंने कर दिया था, भीमबेटका। ठीक है, ये भारत के मध्य प्रदेश राज्य में रायसेन जिला है वहाँ पर है स्थित, और यहाँ पे एक पूरा पाषाणिक आवासीय स्थल है। और ये आदि मानव द्वारा बनाए गए यहाँ पे जो है चित्र हैं, शैल चित्र इन द सेंस की जो पत्थरों पे चित्रकारी वगैरह करते थे, शैलाश्रय हैं, इसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। और यहीं से कुछ नीले रंग के पाषाण खंड भी मिले हैं। सामाजिक अध्ययन शिक्षण में दत्त कार्य का उद्देश्य क्या है? ये आपका पेडागॉजी सेक्शन से है।
छात्रों को प्राप्य ज्ञान का अभ्यास कराना, छात्रों की कल्पना शक्ति का विकास करना, अवकाश के समय का सदुपयोग करना, या फिर ये सभी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका 4 ही सही जाएगा। ये सारे ही जो है उसका उद्देश्य होता है, ये सब कुछ हो जाता है। हालांकि उद्देश्य तो सिर्फ उनको प्राप्त ज्ञान का अभ्यास भी कराना होता है, लेकिन हम जो भी काम देते हैं सामाजिक अध्ययन में, वो जैसे प्रोजेक्ट वर्क भी देते हैं, है ना, डायग्राम बनाने का भी देते हैं, बहुत सारी चीज़ों का देते हैं, रिपोर्ट तैयार करने का देते हैं, बहुत तरह के दत्त कार्य देते हैं। तो सबके अलग अलग उद्देश्य होते हैं, इस हिसाब से ये सारे ही जो है उद्देश्य के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है। अध्यापक के दृष्टिकोण से सामाजिक अध्ययन शिक्षण में मूल्यांकन का क्या लाभ है? पाठ्यक्रम निर्धारण में सुविधा, उपलब्धियों व योग्यताओं के आधार पर शिक्षकों का वर्गीकरण, शिक्षक को यह ज्ञान होना कि उसे अपना शिक्षण कार्य कितना और पूरा करवाना है, उपरोक्त सभी। मूल्यांकन का लाभ सामाजिक अध्ययन शिक्षण में। तो यहाँ पे क्योंकि अध्यापक के दृष्टिकोण से बोला गया था, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे पूरी तरह से सही हो जाता है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न अगर है तो। ओके, निम्नलिखित विशेषताएं पढ़िए। तथ्यात्मक अधिगम, छात्रों में प्रेरणा और आत्मविश्वास, महत्वपूर्ण सोच, साथ ही समस्या को हल करने, निर्णय लेने की खोजी, सहयोगात्मक कौशल। अब आपको बताना है कि इन विशेषताओं में से कौन सी विशेषता परियोजना विधि को बेहतर बनाती है, यानी प्रोजेक्ट मेथड को बेहतर बना सकती है। केवल बी, ए, सी, बी, सी, या फिर ये सभी। तो चलिए देख लेंगे, यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 4, ये सभी विशेषताएं होनी चाहिए। सामाजिक अध्ययन शिक्षण में शैक्षिक प्रक्रिया का प्रमुख अंग है क्या? अध्यापक, उद्देश्य एवं प्रयोजन, अध्ययन, अध्यापन एवं परिस्थितियां, मूल्यांकन, या फिर ये सभी। चलिए देखते हैं, तो यहाँ पे जो प्रश्न के लिए आपका सही उत्तर होता है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर 4, ये सभी। तो ये हमारा छोटा सा सेशन हमेशा की तरह, और मुझे पूरी उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।